लास्ट वाली वीडियो के अंदर हम सॉल्ट ब्रिज को डिस्कस कर रहे थे, उसका कुछ टॉपिक रह गया था तो अभी मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास मैंने एक सेल दिखा रखा है, हर सेल के अंदर एक एनोड होती है और एक कैथोड होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन, है ना। अब जो आपके पास में एनोड है, यहाँ पे जिंक की बनी हुई है, मैंने बोला था कि एनोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन होगी, यानी कि जो आपका ये जिंक है ये बदल जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। ऐसा ही होना था। पकड़ते हैं कॉपर वाली रोड को, तो जो कॉपर वाली रोड है इस पे रिडक्शन होनी है। अब कॉपर तो ऑलरेडी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, अब रिडक्शन का मतलब कॉपर माइनस वाली ऑक्सीडेशन स्टेट में थोड़ा ना जाएगा, लेकिन उसके नीचे देखो कंटेनर में क्या है मेरे पास, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट किस में टूटेगा, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन NSO4 2 नेगेटिव आयन, ऐसा ही होगा ना। तो यहाँ पर जिंक की रोड थी, ये टूटनी शुरू हो गई किसके अंदर, मैं बोलूंगी कि जो जिंक की रोड है ना यहाँ से पतली सी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि इसमें से जिंक निकल रहा है ना। इसमें से जिंक निकलकर क्या बना रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव आयन, और साथ में ही क्या रिलीज हो रही हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो कोई काम नहीं इसका, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले सर्किट के अंदर एनोड से चलके किधर जाना शुरू कर देंगे, कैथोड के अंदर। यानी कि अंदर इंटरनल क्या हो रहा है आपके पास, एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, अंदर जो सर्किट के अंदर चल रहा है सब कुछ। ओके, साथ में यहाँ पे जिंक सल्फेट था। अब ये जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस थे ये ले लेंगे जिंक वाले भाई साहब के इलेक्ट्रॉन और क्या बना देंगे, कॉपर। ये कॉपर की रोड तो यूज हुई नहीं और कॉपर और बन गया, तो वो सारा का सारा कॉपर इस रोड के ऊपर इस तरीके से डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे नीचे भी तो जिंक सल्फेट था, तो ये जिंक सल्फेट भी तो टूटेगा इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो ये भी टूट जाएगा जिंक 2 पॉजिटिव NSO4 2 नेगेटिव के अंदर। अब देखो क्या हो गया, मैं सॉल्ट ब्रिज बता रही थी और मैंने बोला कि सॉल्ट ब्रिज के अंदर मान लिया मैंने पोटेशियम सल्फेट ले लिया, तो ये पोटेशियम सल्फेट जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर है ये टूटेगा 2K पॉजिटिव NSO4 2 नेगेटिव के अंदर। अब पहले वाले कंटेनर के अंदर हम देखें तो यहाँ पर ठीक है कि हमारे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयन बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं, इस वजह से जो पहले वाला कंटेनर है एनोड वाला, यहाँ पर एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। पहले कंटेनर के अंदर जिंक 2 पॉजिटिव आयन के अंदर जिंक टूट रहा है, जिसकी वजह से एक्सेस ऑफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर फर्स्ट कंटेनर के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाने की वजह से क्या होगा, जो सोल्ट ब्रिज का नेगेटिव पोर्शन वाला आयन था यानी कि SO4 2 नेगेटिव आयन था, ये चलना शुरू हो जाएगा किसकी तरफ, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ अगर गया SO4 2 नेगेटिव आयन तो ये किसके साथ में जुड़ेगा, जिंक के साथ में ही जुड़ेगा और क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, यानी कि कुछ हद तक ये पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देगा, कम कर देगा। पहले वाला जिंक सल्फेट के जिंक आयन सल्फेट आयन ठीक है इस सॉल्यूशन के अंदर है, पर जो और हमारे पास जिंक पॉजिटिव आयन आते हैं उनको कौन न्यूट्रलाइज करेगा, SO4 2 नेगेटिव आयन जो सॉल्ट ब्रिज से आ रहा है। दूसरे कैथोड वाले कंटेनर के अंदर कॉपर 2 पॉजिटिव आयन तो कॉपर के अंदर बदलने शुरू हो गए, तो एक्सेस में क्या हो गया, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव आयन बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज हो गया, तो इस नेगेटिव चार्ज को कंप्लीट करने के लिए यानी खत्म करने के लिए कौन जाएगा इधर, ये पोटेशियम आयंस, और ये पोटेशियम आयन जाके इधर क्या बना देंगे, पोटेशियम सल्फेट। यानी फर्स्ट वाले कंटेनर एनोड के अंदर एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करा सॉल्ट ब्रिज के नेगेटिव चार्ज ने, और कैथोड के ऊपर एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज को किसने बैलेंस करा, आपके सॉल्ट ब्रिज के पॉजिटिव आयन वाले पोर्शन के अंदर। अब मैं बता रही थी कि यहाँ पे KCl को भी तो यूज कर सकते थे, अगर मैं यहाँ पर KCl को यूज करती तो उस केस के अंदर बेसिकली क्या हो जाता, K पॉजिटिव किधर चला जाता, उस कैथोड वाले कंटेनर के पास में, और Cl नेगेटिव किधर चला जाता, इस एनोड वाले कंटेनर के पास में, जिंक क्लोराइड बना देता और वहां पर क्या बन जाता, आपका पोटेशियम सल्फेट ही बन जाता। तो ऐसा हो सकता था हमारे पास। तो यानी कि जो सॉल्ट ब्रिज है इसका काम है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रखना।
उसके बाद एक एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखा है कि क्यों केसीएल को ही हम ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका रीजन ये होता है कि जो केसीएल है यहाँ पर पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की जो मोबिलिटी होती है, यानी जो इनका ओवरऑल साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से इनकी जो सोल्यूशन होगा उसके अंदर मोबिलिटी बराबर होती है। मोबिलिटी मतलब चलने की जो चाल होगी, कितनी स्पीड से ये दोनों इलेक्ट्रोड के पास में पहुंच पाएंगे, तो वो बराबर होते हैं क्योंकि साइज सिमिलर होता है। देखोगे तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 है, क्लोरीन का 17 है। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है, यानी आसपास वाले ही हैं, तो इनका साइज क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो आप ये इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हो उसकी क्या क्या खासियत होनी चाहिए। पहली बात, ये जो आपके पास में यहाँ पर कि जब तक आपके पास में ऐसा नहीं है कि जो आपने यहाँ पे क्या भर रखा है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है सॉल्ट ब्रिज के अंदर, ये कोरोसिव हो, ठीक है, और बिना मतलब कि ये क्या ना करे आपके पास में यहाँ पर इस कंटेनर को बेसिकली खराब ना हो। या फिर एक पॉइंट ऐसा भी लिखा होता है कि वो रिएक्टिव नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ में, मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी रिएक्शन शुरू हुई नहीं है और ये फिर भी क्या कर रहा है, जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक ये दोनों इधर वाले कंटेनर के अंदर आयंस के अंदर नहीं टूटते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये इनके साथ में आकर इंटरेक्ट ना करे, ऐसा होना चाहिए। ओके, सॉल्ट ब्रिज तो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद में हमें दे रखा, हाँ, मैं करंट की डायरेक्शन बता रही थी। तो नॉर्मली हम बैटरी के अंदर क्या बोलते हैं कि करंट आपका नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल के पास में जाता है, हम ऐसे ही बोलते हैं ना। और अभी मैंने बोला था यहाँ पे, लेकिन जो अंदर वाले सर्किट के अंदर करंट कहाँ चल रहा था, एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे ना, तो इंटरनल सर्किट के अंदर करंट कहाँ से कहाँ चलता है, एनोड से कैथोड। लेकिन एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है, और वो क्या हो जाती है आपकी, एनोड से कैथोड, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए कई बुक्स के अंदर ऐसा भी लिखा होता है कि एनोड के ऊपर ज्यादातर पॉजिटिव चार्ज मिलता है और कैथोड के ऊपर ज्यादातर नेगेटिव चार्ज मिलता है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो ये एक्सटर्नल और इंटरनल सर्किट्स के बारे में भी कई बार करंट की डायरेक्शन को पूछ लेता है। नेक्स्ट टॉपिक में जरा देख लूं क्या है अपना। इसके बाद अपना आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बता रही थी। उससे पहले स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि भाई कौन सब्सटेंस किससे कितना ज्यादा रिएक्टिव है। जैसे हम छोटे होते थे, हम एक रिएक्शन करते थे, हम कॉपर सल्फेट लेते थे, ब्लू कलर का होता था, उसके अंदर आयरन नेल्स को हम लटका देते थे, और कुछ टाइम बाद देखते थे कि जो वो आयरन नेल्स नहीं उल्टा करते थे, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन लेते थे जो कि आपका हल्का हल्का ब्राउनिश से कलर का होता था, और उसमें हम क्या डाल देते थे आपके, या मैं उल्टा बोल रही हूँ, हम इस तरीके से लेते थे, कॉपर सल्फेट का हम सोल्यूशन लेते थे और इसके अंदर इस तरीके से आयरन नेल्स को हैंग कर देते थे। अब फिर कुछ टाइम के बाद में क्या देखते थे कि कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो हल्का हल्का ब्राउन होना शुरू हो जाता था, क्योंकि यहाँ पर आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता था, इसीलिए धीरे धीरे यहाँ से जो कॉपर होता था वो नीचे बैठना शुरू हो जाता था और आयरन इस सोल्यूशन के अंदर आ जाता था। असल में क्या होता था, यहाँ पर मैंने क्या डाल रखा था, कॉपर सल्फेट था, उधर क्या था, आयरन था। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये बदल गया Fe2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, और कॉपर सल्फेट किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता था, कॉपर 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव। अब ये क्या है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है हमारे पास कॉपर से, तो इस आयरन के 2 इलेक्ट्रॉन इस कॉपर के पास में चले जाते थे, नॉर्मल कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता था और नीचे बैठ जाता था, और सोल्यूशन के अंदर ये Fe2 पॉजिटिव आयन इस सल्फेट के साथ में रिएक्ट करते थे और FeSO4 बना देते थे, जिसका कलर आपको ब्राउन कलर का दिखाई देता था। तो ये रिएक्शन होती थी। अब तक हमें सिंपल हम याद रखते थे कि भाई ये इससे ज्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन कर लेगा। कई बार क्वेश्चन भी आता था ना इस तरीके के कि भाई किसकी चीज की चम्मच को आप चांदी की चम्मच को एसिड के अंदर स्टोर कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते थे। खैर ये हो गया अपना एक। अब इस चीज के पीछे का जो लॉजिक होता है वो हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। कैसे, जैसे मैं यहाँ पर एक सीरीज लिखूंगी, पहले हम सीरीज को देख लेते हैं, कुछ मेटल्स की लिखूंगी और कुछ नॉन मेटल्स की। जैसे मैंने लिथियम लिखा, तो लिथियम का आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -3.05 वोल्ट। उसके बाद अगर मैंने यहाँ पर जिंक को लिख दिया तो जिंक की हमारी वैल्यू होती है, अब यहाँ पर देखना आप 0.76 वोल्ट, और वहीं पर ही फिर मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर ही आगे में सीधा हाइड्रोजन की हम मान के चलते हैं 0। अब मेरे को बताना है कि कौन किससे जितना ज्यादा ताकतवर है, तो मैं उस चीज को किसी एक बंदे के कंपैरिजन में देख सकती हूँ। कैसे, अभी बताऊंगी मैं कि मैं क्या बात बोल रही हूँ। ये होता है अपना 0.34 वोल्ट, इतने में मेरा काम चल जाएगा।
या फिर मैं एक और लिख लेती हूँ यहाँ पर, दैट इज फ्लोरीन का 2.87 वोल्ट। अब क्या किया जाता था, मान लिया मैं हूं, मैंने अपने आप को स्टैंडर्ड मान लिया, या तो मेरे से कम कोई इंसान होगा या मुझसे ज्यादा वाला होगा, या फिर मैं क्या करूं कि मैंने किसी एक दूसरे इंसान को पकड़ा, या उससे भी आसान से समझो, मैंने कॉपर देख लिया, मान लिया कि भाई कॉपर से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक है आपका, आयरन है, कम कौन रिएक्टिव है, सिल्वर है, गोल्ड है। अब मान लिया मैंने सिल्वर देखना है, सिल्वर से कम रिएक्टिव कौन है, ज्यादा कौन रिएक्टिव है। अब मैं हर एक मेटल को पकड़ के देखूं क्या इससे कौन ज्यादा रिएक्टिव है कौन कम है, तो हमने स्टैंडर्ड मान लिया हाइड्रोजन। इन सब की जो ये वैल्यूज दे रखी हैं वो हमने हाइड्रोजन की कंपैरिजन में दे रखी हैं। भाई हाइड्रोजन की अगर जीरो हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान लिया तो इससे जो ज्यादा रिएक्टिव थे उनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने माइनस में ले लिया, जिससे कम रिएक्टिव थे उनका हमने किस में ले लिया, एक तरीके से प्लस में ले लिया। या फिर इसको हम बेसिकली बोलेंगे कि हमने इसको स्टैंडर्ड मान के ये देखा कि कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, कौन कितनी जल्दी ले सकता है इन रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। ठीक है, उसी टॉपिक से हमारी आती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका हम डायग्राम अभी देखेंगे, और यहाँ से 1-1 मार्क के क्वेश्चन नीट वगैरह के अंदर भी आते हैं। इसका कुछ डायग्राम हमारा इस तरीके का होता है, यहाँ पर हमने इस तरीके की कुछ माउंटिंग कर रखी होती है, कर दी हमने माउंटिंग। अब यहाँ पर मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोड के अंदर हम गैस को भी ले सकते हैं, इस तरीके की हमने बनाई, और बीच में ये कुछ इस तरीके से हमने ड्रॉ कर दिया। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखते जाना, गैस कौन से फिल करेंगे हम, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को फिल करेंगे। उसके बाद सोल्यूशन किसका लेंगे, ये बात याद रखना, तो सोल्यूशन हमने यहाँ पर 1 मोलर HCl का ले रखा है। मेन क्या याद रखना है, 1 मोलर ले रखा है, ना 1 मोलर ले रखा है, ना 1 नॉर्मल ले रखा है। पेपर में उलझाता है वो कि कितने मोलर का सोल्यूशन लिया। टेम्परेचर फिक्स कर रखा है हमने 298 केल्विन, और प्रेशर है हमारा यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर। ये तीनों बातें हमेशा याद रखना, एमसीक्यूज के अंदर आती हैं कि कितनी कंसंट्रेशन ली थी, कितने टेम्परेचर पे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑपरेट कराते हैं, ये क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद बीच के अंदर आपकी यहाँ पर हमने क्या ले रखी है, कॉपर वायर हमने ले रखी है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी से, बताओ कि भी कौन सी वायर ली थी हमने यहाँ पर बीच में। और नीचे जो हमने इस तरीके का मैंने एक स्ट्रक्चर दिखाया है, ये वाला, यहाँ पर हमने प्लेटिनियम फॉइल लगा रखी है। ठीक है, अच्छा, मेन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, कंसंट्रेशन कितनी होती है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर, टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, बीच में जो वायर लगी होती है वो कौन से मेटल की हम लेते हैं, नीचे जो बेस होता है उसमें कौन से मेटल की फॉइल लगी हुई होती है, और कौन सी हम गैस को यूज करते हैं, ये हमें चीजें यहाँ पर देखनी होती है। अब उसके बाद में जो मेन अपने काम की चीज यहाँ पर क्या है कि मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को तो डेवलप कर लिया। अब यहां से क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शन हो सकती है। अब जो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये आपकी कैथोड की तरह भी काम कर सकती है, एनोड की तरह भी काम कर सकती है। कैसे, अब मान लिया कैथोड के ऊपर क्या होती है, रिडक्शन। अगर कोई इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऐसा आपने कोई ले लिया मेटल जो क्या है, स्ट्रॉन्ग आपका, मतलब कि रिडक्शन जिसकी जल्दी हो सकती है, तो जिसकी रिडक्शन जल्दी हो सकती है उसके लिए किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडेशन वाले की तरह। अगर आपने कोई मेटल ऐसा ले लिया कि जो हाइड्रोजन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन कर सकता है, तो हम क्या ले लेंगे इसको, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब कि एज अ रिडक्शन वाले के तरह हम ले लेंगे इसको। ठीक है, अच्छा, कैसे, अब मान लिया कि हाइड्रोजन आपकी 2 रिएक्शन कर सकता है। पहले वाली हम देखेंगे कि अगर जो H2 है ये टूट जाए, 2H पॉजिटिव, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, इसका मतलब ये किसकी तरह काम कर रहा है, एनोड की तरह, क्योंकि 0 से कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी आपकी, प्लस वाली होगी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पर 2H पॉजिटिव यानी इस रिएक्शन को हम उल्टा करा दें और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो ये आपका कैथोड की तरह काम करेगा। कैसे, अब मुझे ये देखना है कि हाइड्रोजन से कौन ज्यादा रिएक्टिव और कौन कम रिएक्टिव है, तो मैं एक इलेक्ट्रोड की तरह तो हाइड्रोजन को फिक्स कर दूंगी, इसके साथ में दूसरा कंटेनर लगाऊंगी जिस भी मेटल का मुझे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है। मान लिया मैंने इसके साथ में कॉपर वाली लगा दी, तो कॉपर से ये क्या है आपका, कॉपर क्या है, कम रिएक्टिव है ना हाइड्रोजन से एक तरीके से, तो यानी कॉपर के ऊपर रिडक्शन होगी और हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन। तो ऐसे वाले केस के अंदर हाइड्रोजन एनोड की तरह काम करेगा और जो कॉपर साइड में लगा हुआ होगा वो कैथोड की तरह। मान लिया मैंने लिथियम ले लिया, तो लिथियम क्या है, ऑक्सीडेशन जल्दी कर लेता है, तो उस केस के अंदर हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम करेगा। और इसी तरीके से हम कंपेयर कर करके एक एक मेटल को लेकर हमने ये वैल्यूज को तैयार कर लिया। अब इन वैल्यूज से मुझे फायदा क्या होने वाला है, तो हम वो देख लेते हैं।
यानी कि हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल हम कितना लेकर चलते हैं, 0 लेकर चलते हैं। अब पहला पॉइंट, जो भी मेटल्स जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम होता है वो सारे के सारे एसिड के साथ में रिएक्ट कर हाइड्रोजन गैस देते हैं। पहला पॉइंट था, यानी कि जितने भी आपके पास में इलेक्ट्रोड जितने भी मेटल्स हैं जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन से कम है वो एसिड के साथ में रिएक्ट कर क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस को देंगे। यानी कि कॉपर एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा बट जिंक देगा आपका, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में एक ये आएगा कि हमें क्या पता कि एनोड के ऊपर कौन सी रिएक्शन होगी और कैथोड के ऊपर कौन सी होगी। अब हमने सारी रिएक्टिव सीरीज थोड़ी ना याद कर रखी है, तो एनोड के ऊपर हमेशा वो रिएक्शन होती है जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। जैसे मैंने कंपेयर करा कि यहाँ पर मुझे जिंक का दे रखा था -0.76 वोल्ट और वहीं पर ही कॉपर का दे रखा था 0.34 वोल्ट। बताओ कौन एनोड की तरह काम करेगा और कौन कैथोड की तरह। तो जिसका कम है, जिंक का कम है ना, तो ये किसकी तरह काम करेगी, आपकी एनोड की तरह, और कॉपर किसकी तरह काम करेगी, कैथोड की तरह काम करेगी, अगर आप जिंक और कॉपर का कोई सेल बना रहे हो तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो एनोड के ऊपर क्या हो रही है, हमारे पास में ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिस सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन होती है वो किसकी तरह काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम। तो इसका मतलब ये है कि जितना ज्यादा नेगेटिव में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उतना ही ज्यादा वो सब्सटेंस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और अपनी इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका लिथियम, यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है यहाँ पर, लिथियम है, ठीक है। उसके बाद कैथोड के ऊपर क्या हो रही थी, अपनी रिडक्शन हो रही थी। जिसके ऊपर रिडक्शन होती है वो कैसे की तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। यानी कि आपका फ्लोरीन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है तो आप उनकी वैल्यूज को एक टेबल के अंदर अरेंज कर सकते हो कि कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, कौन किससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक है। तो हमने पहला पॉइंट क्या देख लिया, हाइड्रोजन गैस कौन से मेटल रिलीज करेंगे। दूसरा, कौन एनोड की तरह काम करेगा, कौन कैथोड की तरह, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये सब हमने यहाँ से देखा। उसके बाद जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना, उसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है और एक रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। जैसे कि मैंने लिखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, एक बार मैंने लिखा कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव, दूसरे में मैंने लिखा कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर, ठीक है। अब मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकाल रही हूं, यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है। इसका मतलब जो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है वो कौन से वाले की दे रखी है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। यहाँ पर 2 पॉजिटिव से 0 में जा रहा है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू दे रखी है आपको, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। अब जो आपका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के, या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन वाला बराबर होता है माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया आपको, क्योंकि कई बार हमें न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अभी मैं जिंक और कॉपर वाला आपको क्वेश्चन करके दिखा रही थी, तो लाइक आपको क्वेश्चन दे दिया कि E0 ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक आपको दे रखा है 0.76 वोल्ट, उसके बाद में मुझे यहाँ पर दे दिया कॉपर 2 पॉजिटिव से कॉपर 0.34 वोल्ट। आपको निकालना है कि इन दोनों का, जिंक और कॉपर को आपने जोड़ दिया, स्टैंडर्ड कितनी ईएमएफ आएगी, कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा मान लिया कि आपके पास में, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसको। तो E0 ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला होता है E0 ऑफ कैथोड माइनस का E0 ऑफ एनोड। अब मुझे ये पता है कि कैथोड की तरह ये काम कर रहा था, एनोड की तरह ये काम कर रहा था, मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगी। लेकिन अब यहाँ पे चेक करो, +2 से 0 जा रही है, +2 से 0 जा रही है, यानी दोनों के अंदर ये क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब दोनों ही वैल्यू किसकी दे रखी है, रिडक्शन पोटेंशियल की है, पुट कर दो। लेकिन अगर यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है आपको कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव, तो ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाती,
ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, एक वैल्यू तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल में दे रखी है, यहाँ से 0 से +2 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में दे रखी है। तो क्वेश्चन में हमेशा चेक करो या तो दोनों की दोनों वैल्यूज आपके पास में कैसी होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, या फिर दोनों के दोनों रिडक्शन पोटेंशियल की। अगर एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन की हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो उसको ठीक कैसे करें, या तो मैं इस वाले को ऑक्सीडेशन में बदल लूं या फिर इसको रिडक्शन में बदल लूं। ज्यादातर रिडक्शन में दिया हुआ होता है, तो मैं इसको रिडक्शन में बदलने के लिए क्या करूंगी, यहाँ -0.34 है ना, एक माइनस और लगा दो, बेसिकली नेगेटिव के बराबर होती है ना, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +0.34 वोल्ट। मतलब माइनस का साइन लगाकर हम ऑक्सीडेशन को रिडक्शन के अंदर बदल सकते हैं। अगर ये ऑलरेडी आपके पास में प्लस में होती तो मैं इसको माइनस में बदल कर किसमें बदल सकती थी। ठीक है, जैसे बता देती हूँ, ये क्या थी आपके पास में, मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन वाली आपको -0.34 दे रखी थी, और मैंने बोला कि ऑक्सीडेशन वाला माइनस रिडक्शन के बराबर होता है, तो एक और माइनस का साइन लग गया, तो ये कैसा हो गया +0.34 वोल्ट हो गया ना। ओके, अब हम पुट कर देंगे, कैथोड की 0.34 वोल्ट, एनोड की कितनी थी, माइनस का साइन था, और एनोड की ऑलरेडी कितनी है -0.76, तो निकाल लो आपका कितना आंसर आ गया यहाँ से, तो ये आ गया 10, 11, 1.10 वोल्ट आ गया हमारे पास में। ओके, अब उसके बाद में मैं यहाँ पर बात कर रही थी कि अगर आपके पास में इस E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, आपकी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, अदरवाइज वो रिएक्शन क्या होगी, आपकी नहीं होगी। ठीक है, ओके, तो यानी कि हमारे पास में क्या निकल गया यहाँ पे कि अगर इस E नॉट ऑफ सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो मतलब वो रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी, अगर नेगेटिव आती है तो मतलब वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपकी। उसके बाद में यहाँ से हम और क्या निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन हमने कर लिए, कौन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग कौन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग वाला भी देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि इसके बाद में हमें क्या दे रखा है। तो नेक्स्ट आ जाता है अपना, हमने ईएमएफ ऑफ सेल चेक कर ली। ओके, हाँ, एक ई नोट और ईएमएफ के अंदर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो इस वाले देखो, मैंने यहाँ पे लिखा था कि ई नॉट बराबर होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस का ई नॉट ऑफ, मैं एनोड लिख रही थी, मैंने लिखा था ना यहाँ पर, तो यहाँ पर ई नॉट नहीं, यहाँ पर ईएमएफ ऑफ सेल आएगा। अब आप बोलोगे कि ई नॉट को ई नॉट में से माइनस कर रहे हैं तो ई नॉट ही तो आना चाहिए ना। ई नॉट बेसिकली आपका यहाँ पर है क्या, देखो हमने यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डिफरेंस होता है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कैथोड एनोड, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड का जो डिफरेंस होता है वो हमें क्या देता है, सेल का ईएमएफ देता है। जिसमें डेफिनेशन में बोलूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू सेल रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज द ईएमएफ। तो ईएमएफ आएगी आपकी यहां से, और इसकी डेफिनेशन में लिख भी देती हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ किसको बोल रहे हैं, जिसपे ऑक्सीडेशन होती है उसको आप ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोल देते हो, जिसपे रिडक्शन होती है आप उसको रिडक्शन हाफ सेल भी बोल देते हो। सेल्स रिडक्शन पोटेंशियल आपकी क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। मतलब कुल मिला के क्या है, यहाँ पर आपके जो फॉर्मूला आएगा वो ईएमएफ का था, ई नॉट का नहीं था, ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाती है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड, the electrode potential of an electrode on which oxidation take place is known as anode। वो आपके काम की चीज नहीं है, बस इसको याद रखना EMF का। हाँ, मैं एक बता रही थी कि कैसे हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको ध्यान से देखो क्योंकि उसी से पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मान लिया मैंने आपको एक रिएक्शन दी जिसके अंदर जिंक बदल रहा था, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर कर आपका कॉपर बन रहा था, तो मुझे पता था कि ये रिएक्शन मेरी एनोड की है और नीचे वाली रिएक्शन मेरी कैथोड की है, मुझे ये बात पता थी। तो अब मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, सेल की फॉर्म में। तो जब भी हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं तो हमेशा हम पहले लिखते हैं एनोड वाली रिएक्शन को, फिर 2 पैरेलल लाइन लगाते हैं जो कि सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है, और फिर आपका कैथोड आता है। एनोड कौन सी तरह काम कर रहा है, जिंक, यानी एनोड पे आपका क्या हुआ, जिंक बदल गया, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर, फिर मैंने सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। कैथोड के अंदर क्या हुआ, कॉपर 2 पॉजिटिव आपका कॉपर के अंदर बदल गया। तो हमेशा ऐसे लिखा होता है। कई बार पेपर में क्या आएगा, आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा क्वेश्चन,
इसके नीचे जिंक की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रखी होगी, इसके नीचे कॉपर की। बताओ, करो ईएमएफ ऑफ सेल निकालो, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। तो उस पे हमें ये देखना होता है कि जो सॉल्ट जो दो पैरेलल लाइन से पहले लिखा होता है ये आपकी हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो बाद में लिखा होता है ये हमेशा कैथोड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ईएमएफ ऑफ सेल को, ईएमएफ था उसका फॉर्मूला क्या था, ई कैथोड माइनस का ई एनोड माइनस का ई कैथोड नहीं होता है। आज हम इतना ही करेंगे हम इस वाले लेक्चर के अंदर।